नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंज क्लासेस में, जहां आप पाएंगे UGC नेट JRF MP सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तम सामग्री और फ्री क्लासेस। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम शिक्षण अभिवृत्ति की इस सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। शिक्षण की अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, विशेषताएँ, मूल अपेक्षाएँ और साथ ही साथ विद्यार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के प्रभावक तत्व। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण। आज हम अपने इस चारों टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व, तो प्रभावित करने वाले तत्व आप समझते ही होंगे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है शिक्षक। तो शिक्षक तो प्रभावित करेगा ही। तो जो एक शिक्षक होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि शिक्षक और विद्यार्थी के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव ही नहीं है। इसलिए शिक्षक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता और विषय पर गहन ज्ञान। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर होंगे उन टीचर्स के पास उस सब्जेक्ट्स का बहुत ही व्यापक ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अब दूसरा लिखा हुआ है शिक्षण कौशल, प्रस्तुतिकरण, कौशल प्रभावी व्याख्यान। तो साथियों, शिक्षक की जो शैक्षणिक योग्यता होती है और साथ ही साथ जो विषय में विशेषज्ञता होती है, ठीक है, ये शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षण की योग्यता होना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा लिखा हुआ है शिक्षण कौशल, प्रस्तुतिकरण, कौशल प्रभावी व्याख्यान। टीचिंग स्किल्स शिक्षक के पास होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण का कौशल मतलब कि जिस भी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, ठीक है, या जिस भी टॉपिक को पढ़ाते हैं उनको कैसे प्रस्तुत करना है, बच्चों तक कैसे वो अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं, इसका ज्ञान और तरीके शिक्षक को पता होने चाहिए। और प्रभावी व्याख्यान मतलब कोई भी टॉपिक यदि शिक्षक समझा रहे हैं तो उन पर उनकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब उनका जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और लोगों तक कनेक्ट करके वो उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यक्तित्व और व्यवहार, अनुशासित, सहानुभूति, सकारात्मक और दृष्टिकोण। तो एक शिक्षक के अंदर ये तो गुण होने ही चाहिए। ठीक है, कि उनका जो व्यक्तित्व होगा वो अनुशासन में होना चाहिए। ठीक है, जब वो खुद अनुशासित होंगे और अपने द्वारा बनाए गए नियमों को मानेंगे, उसका पालन करेंगे, तब वो जा कर के बच्चों को ये बोल सकते हैं कि आप भी अनुशासन में रहिए। ठीक है, तो दूसरा है सहानुभूति। तो जो टीचर होता है उसकी जो सहानुभूति है वो शिक्षक, अदर शिक्षक जो होते हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के साथ होनी चाहिए। तभी वो क्या करेगा, अपना जो वो बच्चों तक डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो शिक्षक होते हैं उनके जो स्टाफ मेंबर होते हैं वहाँ तक भी वो उनको पहुँचा पाएंगे। यदि उनकी समस्या को समझेंगे तभी तो वो उन्हें एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो लास्ट में लिखा हुआ है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो वो पॉजिटिविटी से भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है अनुभव का स्तर। तो जो भी शिक्षक होगा वो बहुत ही अनुभवी होना चाहिए। अब ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई शिक्षक जो होगा वो कभी न कभी पढ़ाना स्टार्ट ही करेगा। तो अनुभव सबके पास नहीं होते हैं, पर फिर भी जो कोर्स वो पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, जैसे बीएड हो गया या फिर अभी जो हम नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, तो शिक्षण का अनुभव मिलेगा। तो इसी अनुभव का यूज़ हमको क्या करना है, शिक्षण प्रणाली में करना है। ठीक है, बच्चों को कैसे डील करना है ये यहाँ पर हमको सिखाया जाता है। तो इसी का यूज़ हमको करना है। तो इसी से हमारा अनुभव भी क्या होता रहेगा, विकसित होता रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रेरणा और समर्पण और रचनात्मकता भी। तो यदि टीचर खुद मोटिवेट होगा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, तो तभी जा कर के बच्चों को भी क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकेगा। ठीक है, यदि वो खुद निराशा से भरा हुआ होगा तो वो बच्चों को भी निराशा ही देगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बच्चे जो हैं वो आगामी भविष्य के लिए निर्माता के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको उनको रचनात्मकता के तौर पर, मतलब नई नई चीज़ों के साथ और बढ़िया मोटिवेशन के साथ हर एक लेक्चर और क्लास को अटेंड करना चाहिए।
तो साथियों हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है सहायक सामग्री। तो सामग्री का एक मैं ओवरऑल बता देता हूँ। सामग्री वही सब चीज़ें जो कि शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाएंगी या शिक्षण प्रक्रिया के कार्यक्रम के दौरान ही यूज़ की जाती हैं, मतलब पढ़ाते समय, समझाते समय, स्कूल में, कॉलेजों में, ठीक है, या ऑनलाइन टीचिंग हो, वहाँ पर जिस भी इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट पेपर हो गया, पोस्टर हो गया, मैप हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, इन्हीं सभी सामग्रियों को हमको देखना है। बट ध्यान दीजिएगा, इन सारी सामग्रियों को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये सारे 6 पार्ट्स मैंने उस बेस पर डिवाइड किए हुए हैं क्योंकि ये पिछले पेपर में पूछे गए हैं। जो लोग JRF की तैयारी कर रहे होंगे और जो 2-3 बार पेपर दिए भी होंगे, और साथ ही साथ नेट का भी, MP सेट का भी, वहाँ पर भी पूछा गया। तो इन सब में अंतर पूछा जाता है कि कौन सी सामग्री, ठीक है, किस कैटेगरी में आती है। तो ये हमको देखने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे प्रभावी तौर पर भी, तब हमको पता चलेगा कि नहीं, इनके अंदर भी डिवीज़न बहुत सारे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है दृश्य शिक्षण सामग्री। तो साथियों, दृश्य शिक्षण सामग्री का मतलब होता है ऐसी सामग्री जो टीचर यूज कर रहा है, जो बच्चों को वो दिखाएगा, ठीक है, देखने पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे चार्ट और पोस्टर हो गए, तो इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? मान लीजिए किसी विषय की प्रक्रिया या अवधारणा को दिखाना है तो हम चार्ट और पोस्टर का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से चित्र का हम देखते हैं, जब किसी मान लीजिए उदाहरण को बताना है, ठीक है, और उस उदाहरण का उपयोग करना है, तो हम उसको वास्तविक तौर पर दिखाने के लिए क्या करते हैं? इसी चित्र को दिखाते हैं। और मैप और ग्लोब का यूज़ क्या होता है आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ट, पोस्टर, चित्र, मैप और ग्लोब, ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सामग्री देखने पर आधारित होगी वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। अब सेकंड लिखा हुआ है श्रव्य शिक्षण सामग्री। तो श्रव्य शिक्षण सामग्री किससे जुड़ी होती है? उन सामग्रियों से जिनको सुना जाता है, मतलब कि बच्चों को सुना करके हम टॉपिक को समझाने वाले हैं, मतलब सुनने पर आधारित होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। तो मान लीजिए कोई भी पिछला भाषण या फिर संगीत या फिर किसी भी प्रकार की ध्वनि, ठीक है, यदि कहीं पर रिकॉर्ड होती है तो टीचर्स उनको, बच्चों को क्या करते हैं? सुनाते हैं। उससे बच्चे को अनुभव मिलता है कि जो हमारे बोलने की कला है हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेडियो कार्यक्रम हो गया। तो यहाँ पर रेडियो कार्यक्रम, और रेडियो तो समझ सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग रेडियो कभी न कभी सुने ही होंगे। तो शिक्षण के लिए प्रसारित कार्यक्रम को रेडियो पर सुनाए जाते हैं, शिक्षण से संबंधी जो भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परीक्षा पर चर्चा होती है, उसका प्रसारण वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी होता है, ठीक है। तो वही बच्चों को सुनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का मतलब कि देखने और सुनने दोनों में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये अलग ही है, ध्यान रखिएगा। हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पहले और दूसरे को हमने मिला करके तीसरा बनाया हुआ है, ये अलग ही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो, ठीक है, तो मान लीजिए शिक्षा से जुड़ी हुई कोई फिल्में हो गई या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, तो हम वो बच्चों को दिखाते हैं, है ना। एक दिन निर्धारित होता है जहाँ पर वीडियो क्लासेस चलाई जाती हैं। हर स्कूलों में और हर कॉलेजों में ऐसा हमेशा संचालन होता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर। तो इसका क्या यूज़ होता है सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेलीविज़न और ऑनलाइन क्लासेस। तो इनका यूज़ कैसे होता है सभी को पता है फिर से, ठीक है। ये शिक्षण के लिए कैसे माध्यम के रूप में यूज़ किए जाते हैं? तो ये सभी शिक्षण के लिए डिजिटल माध्यम के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये आएंगे किसके अंतर्गत? श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेस्ट आधारित सामग्री। तो टेस्ट आधारित सामग्री में हम बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो स्कूलों में और कॉलेजों में हमें किताबों द्वारा पढ़ाया जाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं? मतलब लीजिए कि कोई सामग्री लिखित जानकारी के रूप में उपलब्ध है तो उसको पढ़ाया जाता है, मतलब जो बुक दी जाती है तो में लिखा होता है, हम उसको देख करके पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमारे जो शिक्षक होते हैं वो उसे समझाते रहते हैं। तो चलिए लिखा हुआ जैसे पुस्तक हो गया, तो मान लीजिए जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनसे हमें कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? तो शैक्षणिक ज्ञान प्रदान किया जाता है हमें,
ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ जैसे शोध पत्र और नोट्स हो गए, तो इनका यूज़ कैसे किया जाता है, तो इनका यूज़ हम विषय के गहन अध्ययन को समझने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी शोध पत्र हो गया किसी विशेषज्ञ का या फिर किसी समाजशास्त्री का या फिर उनकी कोई भी बुक हो गई, तो हम उसे शोध पत्र या नोट्स के रूप में रखते हैं। और इसी की तरह जब पत्रिकाएं दी हुई हैं तो पत्रिकाएं या फिर जर्नल्स जिनको हम बोलते हैं, हम जानते हैं उनका क्या काम होता है, वो किसी तत्कालीन समाज सेवी या फिर किसी के द्वारा संचालित की जाती हैं, जो कि हमारे न्यूज़पेपर्स में दर्शाए जाते हैं, तो हम उन्हें पढ़ते हैं, वहाँ से ज्ञान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम देखते हैं। लिखा हुआ है प्रायोगिक सामग्री। तो प्रायोगिक सामग्री का प्रमुख रूप से हमें ऐसे देखना है कि जो प्रयोगशाला में यूज़ की जाती है, ठीक है, या फिर जो लेबोरेटरीज़ होती हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज की लेबोरेटरीज़ हो या फिर हमारे स्कूल की लेबोरेटरीज़ हो। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि प्रायोगिक सामग्री बाद में आएगी, लेकिन हर एक स्कूल में प्रयोगशाला तो पहले होनी चाहिए। ठीक है, स्कूलों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पर जो प्रयोगशालाएं होती हैं वो होती ही नहीं है। ठीक है, प्रायोगिक सामग्री तो दूर की बात है, जो बच्चे होते हैं उन्हें केवल प्रायोगिक बुक पर ही उनकी सामग्रियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, वास्तविक या फिर भौतिक आधार पर कभी वो छूने के लिए भी उन प्रायोगिक सामग्रियों को पाते ही नहीं हैं। ठीक है, ये तो रियलिटी है, बट कोई बात नहीं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है प्रयोग उदाहरण में प्रयोगशाला उपकरण, तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विषय होते हैं उनसे जुड़े हुए उपकरण को बच्चों को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कोनिकल फ्लास्क हो गया, केमिस्ट्री जो में यूज़ होता है। ठीक है, बीकर हो गया, ऐसे। और नेक्स्ट लिखा हुआ है मॉडल और नमूने। तो ये हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर मॉडल और नमूनों का यूज़ किया जाता है। कैसे, मान लीजिए कोई वास्तुकला है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको दिखाना होगा कि मंदिर का निर्माण किस कला में हुआ है, तो वहाँ पर हम उसको मॉडल दिखाते हैं। जैसे राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो वहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक छोटा सा मॉडल बना करके रखा जाएगा और वहाँ पर बच्चों को दिखाया जाएगा, और ऐसे ही नमूना काम करता है। ठीक है, जीव विज्ञान में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट में तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ हम जीव विज्ञान में भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे हार्ट्स का कोई शेप हो गया, ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, तो उसके लिए यदि हम मॉडल का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा डिजिटल और ऑनलाइन सामग्री। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें जो भी मैंने एग्जाम्पल्स सेट किए हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप। मैं यहाँ पर सीमित जानकारी दूंगा, लेकिन आपको अपने आप इसको पढ़ना है। ठीक है, गूगल से सर्च करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए लिखा हुआ है जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स, यूडेमी, कॉर्सेरा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिनका मैंने नाम लिया है अभी, जैसे मूक्स हो गया, यूडेमी हो गया, कॉर्सेरा, ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे मूक्स हो गया, तो वैसे मूक्स का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जो बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं, कोर्सेज, ठीक है, कराने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे ये यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब हमारे लिए माध्यम है। ठीक है, वैसे ही मूक्स एक माध्यम होता है। तो यूट्यूब में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से वीडियो अपलोड करके वहाँ पर डालूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे, वैसे ही मूक्स होता है, वो एक माध्यम का काम करता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। ठीक है, जैसे जूम होता है ना, जस्ट लाइक वैसे ही ये भी। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या क्या करता है, तो ये जो वीडियो लेक्चर होते हैं, क्विज होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, इस तरीके बहुत सारी सुविधाएँ ये प्रदान करता है। और इसका यूज जो होता है साथ ही वो विश्वविद्यालयों में और बड़ी बड़ी संस्थानों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है यूडेमी। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं हम। तो यूडेमी भी साथियों जस्ट लाइक मूक्स की तरह ही है। ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न विषयों पर लाखों कोर्सेज प्रदान करता है। ठीक है, लाखों कोर्सेज प्रदान करता है। तो यूडेमी का वैसे मुख्यतः यूज़ तो बिजनेस या फिर प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन, संगीत, इन सब में किया जाता है, पर कभी कभी इनका यूज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है कॉर्सेरा। तो कॉर्सेरा भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है साथियों। ठीक है, ये डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में और कंपनियों में बहुत बड़े बड़े कोर्सेज जो होते हैं उनको प्रमाणित करता है। ठीक है, और प्रमाणित कोर्सेज प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, वहाँ पर जा करके हम अपना एडमिशन करवा करके, जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे इग्नू का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है शैक्षिक ऐप्स। तो जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, कहूत हो गया, तो ये सभी क्या है, ऐप्स हैं जिनके माध्यम से टीचर जो होता है ऑनलाइन क्लासेस लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती रहती हैं जिसमें शिक्षक पढ़ाते रहते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने घर में बैठ करके अपने फ़ोन में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और इसमें ई पुस्तकें और PDF ये सब भी जुड़े हुए होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3rd नंबर, संस्थागत सुविधाएं। ठीक है, तो संस्थागत सुविधाओं का मैं पहले ओवरऑल बता देता हूँ। सुविधाओं का मतलब वे सारी फैसिलिटीज़ जो किसी भी संस्थान के द्वारा हमको प्रोवाइड करवाए जाते हैं यदि हम स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, जैसे एक मैंने इसका अर्थ छोटा सा लिखा हुआ है, समझ तो गए होंगे पर पढ़ लीजिएगा। वे भौतिक, शैक्षणिक और प्रबंधन संबंधी संसाधन हैं जो किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण और अधिगम के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, बाकी सब तो आप समझ गएंगे, थोड़ा सा अधिगम देख लीजिएगा। मैं अधिगम का ओवरऑल मतलब समझा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो अधिगम होता है साथियों, हम उसको शिक्षण का ही पर्यायवाची बोल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। क्या माइनर डिफरेंस है? जो शिक्षण होता है वो प्रमुख रूप से हमें साक्षर करता है। ठीक है, लेकिन जो अधिगम होता है वो साक्षर के साथ साथ हमें सामाजिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ जुड़ने का मौका देता है और वहाँ से सीखने का हमको मौका मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण है वो केवल हमको क्लासरूम में या फिर कॉलेज या स्कूलों में मिलता रहता है, लेकिन जो अधिगम है वो हमारे समाज से हमें मिलता है। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों से हमें मिलता है। तो एक छोटी सी परिभाषा लिखी है मैंने इसी में। एक ऐसा सतत और गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और पर्यावरण के प्रभाव से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो अधिगम होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब कि जीवन पर्यंत जो चलेगा वो अधिगम होगा। शिक्षण तो तब तक चलता रहेगा साथियों जब तक हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अधिगम हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखने के लिए हमें तैयार करता है। ठीक है, अधिगम का उद्देश्य ही यही होता है। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। संस्थागत सुविधाओं के प्रकार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ काफ़ी क्वेश्चंस है। मेरे पास तो पहले क्वेश्चंस रखे हुए हैं, मैं एक लास्ट में वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सभी से इस यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा और जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से आप पढ़ करके इसका आंसर देंगे। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, आइए हम पढ़ते हैं, भौतिक सुविधाएं। तो भौतिक सुविधाएं कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं जो हमारे स्कूल या कॉलेजों में हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती हैं और जहाँ पर हम व्यावहारिक तौर पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेलकूद सुविधाएं, स्वास्थ्य और सुविधाएं। तो सभी को पता है जो हमारी क्लासेस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो भौतिक होती हैं। हम उनमें जा कर के बैठते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो फर्नीचर्स होते हैं, मान लीजिए टेबल, कुर्सी या फिर ब्लैक बोर्ड, इन सब इसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत। ठीक है, और प्रकाश की व्यवस्था, लाइट वगैरह सब समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण तो समझ ही गए आप सभी लोग। एक और मैं उदाहरण बताते हैं, जैसे पुस्तकालय लिखा हुआ है, तो पुस्तकालय में जाकर के हम क्या करते हैं, अपना शांति मन के साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो भी पुस्तक पढ़ने का मन होता है हम उसको उठाते हैं और वहाँ पर बैठ करके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भौतिक रूप से काम होता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जैसे ई पुस्तकों का भी यूज़ हम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मैंने बोल दिया, ई पुस्तक भी इसमें मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो पुस्तक होती हैं उनको भी हम भौतिक सुविधाओं के अंतर ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा तकनीकी सुविधाएं। तो तकनीकी सुविधाएं मतलब टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़। लिखा हुआ है स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, ई लर्निंग पोर्टल। हालांकि आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, पर छोटा सा मैं इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं साथियों, उसके अंदर प्रोजेक्टर, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो विजुअल सामग्री, ये सभी सम्मिलित होती हैं। तो कंप्यूटर लैब हो गए जैसे, तो यहाँ पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो यहाँ पर हमें सब कुछ तकनीकी से जुड़े हुए माध्यम हैं। ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल मतलब जहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएं हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जाकर के जब हम पढ़ते हैं तो ये उससे जुड़ा हुआ है। तो टोटल जो ऑनलाइन काम होगा वो तकनीकी सुविधाओं के अंतर्गत आएगा, सिर्फ ई लर्निंग को छोड़ करके। ठीक है, ई लर्निंग हम कहाँ पर पढ़ते हैं, ई पुस्तक हम कहाँ पर पढ़ते हैं, भौतिक सुविधाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, ई लर्निंग हम कहाँ करेंगे, तकनीकी सुविधाओं में। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है शैक्षणिक सुविधाएं, पाठ्यक्रम सामग्री, शोध केंद्र, कार्यशालाएं और सेमिनार। ठीक है, ये सभी अलग अलग हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। चलिए पहले समझ लेते हैं पाठ्यक्रम सामग्री। तो पाठ्यक्रम सामग्री में साथियों जो सामग्री हमें दी जाती है वो हमें हमारे रिसर्च के अनुसार ही या उसके अनुरूप ही दी जाएगी। ठीक है,
मतलब कि जिस सब्जेक्ट्स के ऊपर हम रिसर्च कर रहे होंगे उसी के अनुसार हमें पाठ्यक्रम दिया जाएगा, ताकि हम उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, अब शोध केंद्र लिखा हुआ है, तो शोध केंद्र में क्या होता है सभी को पता है, वहाँ पर जो नवाचार होता है, ठीक है, नई नई चीज़ों को हम पढ़ते हैं, रचनात्मक चीज़ों को वहाँ पर हम पढ़ते रहते हैं, जो नई चीज़ें आती हैं उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और कोई भी परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और शोध के अंतर्गत हम ये भी समझ सकते हैं कि जो कहाँ पर लेबोरेटरीज़ में जो भी जीव विज्ञान में शोध होते हैं, जैसे मान लीजिए कोशिका का अध्ययन हो गया, ठीक है, कोई भी लेंस हो गया उसका अध्ययन हो गया, तो वहाँ पर जाके हम शोध करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप पर करते रहते हैं। ठीक है, और कार्यशालाएँ समझ ही गए होंगे वहाँ पर जहाँ पर हम कार्य करेंगे, और जो सेमिनार प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, वो सेमिनार जो होते हैं वास्तुकला से जुड़े हो सकते हैं और जीव विज्ञान से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेमिनार जो कंडक्ट कराए जाते हैं ये भी हमारी शैक्षणिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रशासनिक सुविधाएं। तो प्रशासनिक सुविधाओं में क्या क्या आता है, प्रवेश प्रक्रिया, छात्र सहायता केंद्र और परामर्श केंद्र। ठीक है, समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। तो प्रवेश प्रक्रिया मतलब एडमिशन का जो काम होता है वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, दोनों तरीके से पंजीकरण होता है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा कॉलेज करता है, लेकिन ये आता किसके अंतर्गत है, प्रशासनिक सुविधाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, छात्र सहायता केंद्र हो गया, जहाँ पर छात्रों के मान लीजिए छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो गया या कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो छात्र सहायता केंद्र में जाते हैं और वहाँ से अपने लिए मार्गदर्शन लेते हैं। ठीक है, और अन्य जो सेवाएं हो गई वो वहीं से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है परामर्श केंद्र। तो परामर्श केंद्र जो होता है वो प्रमुख रूप से मानसिक और शैक्षणिक परामर्श के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से किसके लिए होगा, मानसिक और शैक्षणिक परामर्श के लिए होगा परामर्श केंद्र। ठीक है, ये प्रमुख रूप से उन बच्चों के लिए स्थापित किया जाता है जो किसी भी सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होंगे, या फिर जो असहाय होते हैं, या फिर जो विकलांग होते हैं उनके लिए। ठीक है, लास्ट है हमारा सहायक सुविधाएं। तो इसके अंतर्गत आवास का मतलब होता है कि हॉस्टल्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा। और जो कैंटीन होगी, तो कैंटीन समझते होंगे जहाँ पर खाने की व्यवस्था होती है। और परिवहन सेवाएं, तो परिवहन सेवाएं मतलब कि जैसे बस हो गई या फिर अन्य यातायात, कोई भी वैन हो गई। ठीक है, तो इनकी सुविधाएं हमको कॉलेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए। ठीक है, और लिखा हुआ है स्वच्छता और सुरक्षा, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सुरक्षा का काम जो हमारे गार्ड होते हैं और जो वार्डन मैम या सर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, और निगरानी प्रणाली का काम भी वही कर लेते हैं, और सफाई के लिए सफाई कर्मचारी होते ही हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं सहायक सुविधाओं के अंतर्गत आएंगे, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों लिखा हुआ है शैक्षिक वातावरण, मतलब कि एडुकेशनल एनवायरनमेंट। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि मान लीजिए कि किसी भी शिक्षण संस्थान में उपस्थित शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक परिस्थितियों का वह समूह है शैक्षणिक वातावरण। ठीक है, जो शिक्षार्थियों मतलब कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के लर्निंग यानी कि अधिगम और उनके विकास को प्रभावित करता रहता है। ठीक है, और ये शैक्षणिक वातावरण जो होता है हम समझते हैं क्या होता है, मतलब कि वही एनवायरनमेंट जहाँ पर हमें पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी इसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें शिक्षक छात्र संसाधन और अधिगम प्रक्रिया परस्पर क्रिया है। ठीक है, मतलब कि क्रिया करते रहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें शिक्षक छात्र संसाधन और अधिगम प्रक्रिया परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब ये शिक्षण से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें मिलते हैं शैक्षणिक वातावरण के अंतर्गत। ठीक है, अब शैक्षणिक वातावरण के अंतर्गत हमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 4 टॉपिक्स कौन कौन से, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भावनात्मक वातावरण और बौद्धिक वातावरण। ठीक है, ये इसके प्रमुख घटक हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। और जो 5वां मैंने रचनात्मक वातावरण लिखा हुआ है वो बौद्धिक वातावरण से ही निकला हुआ है, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा हुआ है भौतिक वातावरण, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वहाँ की जो
कक्षाएं हैं वो हवादार और स्वच्छ कक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। और जो शिक्षण सामग्री होती है वो पर्याप्त होनी चाहिए और जो शिक्षण उपकरण होते हैं वो भी पर्याप्त होने चाहिए, ठीक है। तब भौतिक वातावरण हमारा क्या रहेगा, सक्षम रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सामाजिक वातावरण। तो मान लीजिए शिक्षक और जो छात्र या फिर जो छात्र छात्र होते हैं उनके बीच के परस्पर संबंध जो होते हैं वो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो सामाजिक वातावरण है ना वो कैसा होना चाहिए साथियों, सकारात्मक और उत्साहजनक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से जो संवाद होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है भावनात्मक वातावरण। तो बस वही भावना के तौर पर मान लीजिए आत्मविश्वास हो गया छात्रों के अंदर, प्रेरणा हो गई छात्रों के अंदर और मनोबल हो गया छात्रों के अंदर, तो उनको बढ़ाने का जो काम होता है वो भावनात्मक वातावरण के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा डरा हुआ है, ठीक है, और उसको तनाव मुक्त करना है हमें, तो हमें भावनात्मक वातावरण के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा या फिर सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बौद्धिक वातावरण, ठीक है। तो बौद्धिक वातावरण के अंतर्गत साथियों हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख रूप से इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बौद्धिक विकास कैसे होगा, तो हमें उन्हें ये यकीन दिलाना है और ये समझाना है कि जो भी ज्ञान आप इस संस्थान से प्राप्त कर रहे हैं उसका व्यवहारिक तौर पर उपयोग आपको जाकर के समाज में करना है, ठीक है। तब जाकर के उनका बौद्धिक जो वातावरण है वो सफल होगा और जो बौद्धिक विकास है बच्चों का वो होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि हाँ इसको एक सटीक वर्ड हम दे सकते हैं, जैसे अधिगम हो गया, अधिगम को बढ़ावा देना है हमको, तो उसके बौद्धिक वातावरण को क्या करना पड़ेगा, सफल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और रचनात्मक भी बनाना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि ये जो पॉइंट है हमारा रचनात्मक वो किसके अंतर्गत आता है, बौद्धिक वातावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो रचनात्मकता होती है मतलब नवाचार करना है, ठीक है, समस्या आधारित शिक्षण करना है, ठीक है, और जो केस स्टडी है उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ों का जो अध्ययन है और इन सब का जो सॉल्यूशन है वो उसको कहाँ पर मिलता है, बौद्धिक वातावरण के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। चलिए क्या पढ़ लेते हैं, शैक्षिक वातावरण का महत्व। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस सेशन के समाप्त होने के बाद या फिर इस यूनिट के समाप्त होने के बाद जब क्वेश्चंस लाऊंगा तो वहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि इन सब का यूज़ कैसे हुआ था। तो चलिए पहला पढ़ लेते हैं, अधिगम को प्रभावी बनाना। तो साथियों ज़्यादा कुछ नहीं, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। मतलब सकारात्मक वातावरण में छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है तो हमारा अधिगम अपने आप प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। तो जो अधिगम होता है या फिर जो शैक्षिक वातावरण होता है वो हमें यही सिखाता है कि छात्रों का बहुमुखी या चहुमुखी विकास ही होना चाहिए, ठीक है। किसी एक दिशा में विकास होगा, मान लीजिए उसका सामाजिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सर्वांगीण विकास या फिर अधिगम प्रभावी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि छात्रों का सर्वांगीण विकास बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित करने से ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है शैक्षिक प्रदर्शन। तो शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक अच्छा वातावरण देना है, ठीक है। और साथ ही साथ उनको क्या पढ़ना है, उनको मौके देने हैं बच्चों को, ठीक है। छात्रों की उपलब्धियों को भी बढ़ावा देना है और जो उनको मौके मिलेंगे उनसे वो अपने आप को निखार सकते हैं। तो शैक्षिक प्रदर्शन कैसा है उनके बारे में हमको समय समय पर, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट करवा करके बताते रहना है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य। तो ये अधिगम के बाद ही आएगा, ठीक है, अधिगम के बाद आता है। क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य। तो मान लीजिए कि जो सामाजिक मूल्य हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मूल्य होते हैं हमारे, जैसे अनुशासन हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया और सामाजिकता हो गई, तो ये सब हमारे क्या हैं, सामाजिक मूल्य कहलाते हैं, ठीक है, या फिर नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो इनका विकास भी होगा और कैसे होता है, शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत, ठीक है। लास्ट लिखा हुआ है हमारा शोध और नवाचार को प्रोत्साहन। तो ये कैसे मिलता है, रचनात्मकता और विचारशील शिक्षण को यदि हम संभव कर सकते हैं तो शोध और नवाचार में अपने आप ही हमें क्या मिल जाएगा, प्रोत्साहन मिल जाएगा। और जब हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो हम बच्चों को अपने आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से
क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है। मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं उनको आपको घर में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मोक हो गया, कहूत हो गया, जो मैंने पढ़ाया हुआ था अभी, ठीक है, यूडेमी हो गया, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।